हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी पीजीटी की तैयारी चल रही है और उसमें जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है थोड़ा सा ही है, उसमें एक एग्रीकल्चर इनकम करके टॉपिक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये टॉपिक काम का है, क्योंकि वहाँ पे तो इनकम टैक्स आपको फुल फ्लेजेड पढ़ना ही पड़ता है। तो 30 एमसीक्यू एग्रीकल्चर इनकम पे अपन करेंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन तो बहुत आराम से आप लगा लेंगे। ठीक है, एक अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी इसकी। पहला क्वेश्चन कहता है, मस्ट नो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड अंडर सेक्शन। कृषि आय किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 2(2)(a), सेक्शन 1(2)(a। तो ये दी हुई है सेक्शन 2(1)(a) में। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई हैं। और एग्रीकल्चर इनकम जैसे एग्रीकल्चर ए से स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी ही इसकी परिभाषा आ जाती है। सेक्शन 2(1)(a) में इसको डिफाइन किया गया है। एक बात और याद कर लीजिए कि धारा 10 के तहत इसे एग्जेम्प्ट घोषित किया गया है, धारा 10(1). तो हर जगह इसका नंबर 1 है, क्योंकि जो धारा 10 है वो एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड सेक्शन है, तो वहां पे भी इसका नंबर बहुत जल्दी है 10(1). और जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है वहां पे भी है 2(1)(a). ठीक है, एक बात अपन अभी समझ लें, वैसे इस चैप्टर में बार बार आएगा। किसी आय को कृषि आय तभी माना जाएगा जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हो। पहली बात तो है कि एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए उस जमीन का संबंध भूमि से होना चाहिए, लैंड से होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए। ये बात अभी अलग अलग तरीकों से आएगी, तब मैं और बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन पे नहीं अटके रहते। ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एग्रीकल्चर इनकम इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स इफ इट इज। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एग्रीकल्चर इनकम भारत में अगर होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट होती है उसका मतलब है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि इसमें कान को उल्टी दिशा से पकड़ा जाएगा और एग्रीकल्चर इनकम को एक इनडायरेक्ट तरीके से टैक्सेबल किया जा सकता है। उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम को आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा, टैक्स को थोड़ा ज़्यादा बनाया जाएगा, फिर एग्रीकल्चर इनकम पे बनने वाला टैक्स कम कर दिया जाएगा। ये सब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में मैं ये जो कह रहा हूं कि इसे पहले जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, इस तरह का बात मैं कर रहा हूं, वो हम तब करते हैं जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो। ओके, मोटे तौर में नियम समझो कि अगर कोई व्यक्ति है, मैं मोटा नियम बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति है उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है एग्रीकल्चर इनकम के अलावा, तो उसको बोलेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर किसी व्यक्ति की नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज्यादा है। ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती है तो एक खास तरह का इंटीग्रेशन होता है, वो होगा। तो आप खटाक से आंसर 5,000 मत लगा देना। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो इन्होंने 2.5 लाख क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किसी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख होती है, सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होती है, सुपर सीनियर के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख होती है। तो मैंने एक बार समझाने के लिए बोला, तो अगर जिसकी भी बात चल रही है उसकी इनकम इन फिगर्स को क्रॉस करती है, वो जिसमें भी क्वालिफाई करता है उसकी अगर इनकम इन फिगर्स को क्रॉस करती है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 को क्रॉस करती है, ये दोनों बातें अगर एक साथ पूरी होती हैं तो आपको एग्रीकल्चर इनकम का एक स्पेशल एडजस्टमेंट जिसको एग्रीगेशन बोलते हैं वो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी के लिए समाचार है कि इसका आंसर सी है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो थी पहली और दूसरे क्वेश्चन में आ गई। अभी और बात करते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के मैं आगे एमसीक्यू कराऊं, इसके लिए मैं पहले आपको कुछ बातें बताता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम आप किसको कहेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम में पहला ये है कि आपको भूमि से किराया या लगान प्राप्त होना चाहिए। मतलब इसमें से किसी भी कैटेगरी में आप आ गए, ये 4 या 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आ गए तो उसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास एक खेत है, वो खेत मैंने किसी को किराए पे दे दिया। मतलब मैंने कहा तू खेती कर, तू आराम से बिंदास खेती कर, और मेरे को तो तू भाई साल के 2 लाख रुपए दे देना।
तो वो बंदे को मैंने खेती के लिए जमीन दी है या खेत दिया है, तो ये 2 लाख की इनकम जो मुझे किराया मिलेगा उसे एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कृषि भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय। दूसरा एग्जांपल लो, मेरा खेत है, मैं उस पर खेती करता हूँ, उस पर मैं अनाज उगाता हूँ, सब्जियां उगाता हूँ या कुछ भी उगाता हूँ, तो जो कृषि से संबंधित क्रियाएं होती हैं, भूमि को जोतना, पानी देना, बीज डालना, सिंचाई करना, वो सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो मैं करता हूँ, खेती करता हूँ, तो मेरे को जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तीसरी बात है, कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आए। ये आपके जो है ये बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन करने के बाद किसी जो मेरी उपज हुई, ईल्ड हुई, उसको सेलेबल बनाने के लिए मैं जो काम करूँगा, वो एक्टिविटीज़ भी एग्रीकल्चर इनकम वाली कैटेगरी में ही आएंगी। तो ये कहता है कि अगर कोई किसान है, वो गेहूं, चना आदि फसलों को विक्रय योग्य बनाने के लिए भूसे को उसमें से अलग करता है, कपास को ओट कर रुई निकालता है, खाद्यान्न की बालियों से दाने निकालता है, जूट के पौधों से रेशा निकालता है, उसकी सफाई करता है, मतलब ये कुछ सब्सिक्वेंट फंक्शंस होते हैं जो फसल के उगाने के बाद करते हैं, सेल करने से पहले। तो ये काम करना भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर किसी ने ये वाला काम नहीं किया, यानी जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, भूमि को जोतना, पानी वानी देना, बीज डालना, प्राइमरी फंक्शन नहीं किए, अगर कोई व्यक्ति केवल सेकेंडरी फंक्शन कर रहा है, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। या तो बंदा केवल प्राइमरी फंक्शन करे, या प्राइमरी फंक्शन और ये जो सब्सिक्वेंट फंक्शन है ये दोनों करे, तो एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है, ये कुछ क्रियाएं बताई गई हैं। अच्छा, इसके बाद आपने खेत में उगाया कुछ भी, अनाज, सब्जियां कुछ भी उगाया, और फिर अगर आप उसको बेचोगे, यानी जो आपने उपज आई है उसको बेचोगे, तो जो पैसा आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। ये तो बात वैसे इसके साथ अंडरस्टूड ही थी, क्योंकि हम खेत में उगा के क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, उसको बेचेंगे। तो अगर उसको बेचेंगे तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। और अगर आपकी जो खेती वाली ज़मीन है उसके पास, उस पर या उसके पास में कोई बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग समझ लो आपका ये जो फूड ग्रेन है, अनाज है, उसको स्टोर करने में काम आती है, सब्जियों को स्टोर करने में काम आती है, जो फार्मर है उसके रहने में काम आती है, तो समझ लो उससे भी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इससे आपको थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाएगी आगे के क्वेश्चनों के लिए। अभी आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय है। अब आप इसको आराम से पहचानो, खुद ही सॉल्व करो। इसमें कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के साधारण गिरवी रखने से ब्याज की आय। सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास कोई आदमी आया, उसने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, मुझसे 5 लाख का लोन लिया, मैंने उससे ब्याज कमाया 50,000 रुपये। अब मुझे बताओ कि सामने वाले ने अपना खेत गिरवी रखा है और मुझे 50,000 ब्याज की इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। इसमें कोई एग्रीकल्चर जैसी बात नहीं है, केवल ये कि आपने एक किसान से ब्याज कमा लिया तो वो एग्रीकल्चर इनकम हो गई, ऐसे नहीं है। आप सीधी सीधी बात है, आप ब्याज कमा रहे हो, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा फंडा बिल्कुल। पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आए, पाकिस्तान में मेरा खेत है, वहां से मेरे को इनकम हुई, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में है, जबकि इसने कहा था एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, तो ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी। अगर मैं रेजिडेंट प्रूव हो गया, ये मैंने किसी और टॉपिक में बताया था, अगर मैं रेजिडेंट साबित हो गया तो इस तरह की इनकम अदर सोर्स में जाएगी, है ना। लेकिन ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, ये एग्रीकल्चर इनकम है। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से एग्रीकल्चर इनकम हो गई। तुम लॉजिकली सोचो, फसल है, मैं बेचता तो एग्रीकल्चर इनकम होती, मैं फसल बेच पाता, इससे पहले बाढ़ आ गई, फसल चौपट हो गई, मुझे मुआवजा मिला, तो एक तरह से मेरी फसल ही तो बिकी। वैसे मैं फसल बेचता, अब फसल मेरी एक्ट ऑफ गॉड हो गया, भगवान खा गए, बुरा मत मानो, और मुझे बीमा कंपनी से पैसा मिला, तो मुझे वो मेरी पैदावार के बदले ही मिला है एक तरह से, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। और उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार, सपोज करो आपने कोई बीज प्रयोग किया, बम्पर फसल हो गई, आपके पूरे गांव में सबसे ज़्यादा फसल आपकी हुई, आपको किसान सम्मान निधि दी गई, आपको 50,000 का इनाम मिला। पर अगेन ये खेती से संबंधित होते हुए भी खेती से संबंधित नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये सारे जो एग्जांपल दिए हैं ना, आप बात समझने की कोशिश करो, ये कॉन्सेप्ट डेवलपिंग क्वेश्चन है कि आप समझ पा रहे हो कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे की वीडियो में मैं
इतना तो आपको बता दूं कि आपकी मोटी मोटी समझ डेवलप हो जाए कि एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है। तो सी वाले मामले में इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है। कृषि भूमि मतलब सिंपली खेत, कृषि भूमि मतलब जिसपे खेती होती है, खेती होती है यानी खेत, यानी फार्म, फील्ड, फील्ड तो मैदान हो जाता है। तो अपन ने अगर अपने को कि अपन ने अपना खेत है, मान लो मैं टीचर हूँ और मेरे पास खेत है, वो गांव में खेत है, मैंने वो किसी को दे दिया और वहां से मुझे किराए की इनकम होगी, तो उसे एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे, कैजुअल इनकम बोलेंगे, बिजनेस इनकम बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलेंगे। तो इसका आंसर है कि इसे कृषि आय बोलेंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये मैं हूं, ये मेरा खेत है और ये हमारी पार्टी हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये खेत है, ये मैंने भाई इस भाई साहब को दिया। अगर मैंने ये खेती के लिए दिया तो मेरे को जो किराया आएगा वो किराया एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, अगर सामने वाला उस पर खेती कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैंने उसको जो खेत दिया है उस पे वो जानवर है, जानवर चरा रहा है और ये ऐसे जानवर हैं जो खेती में यूज होते हैं, तो खेती में काम आ रहे जानवर को वो चराता है और उस चारागाह का किराया मुझे मिलता है, तो अगेन ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन मान लीजिए मेरा खेत है, मेरा खेत है और मैंने एक संस्था को दे दिया और उस संस्था ने वहाँ पे मेला लगा दिया, उस संस्था ने वहाँ हाट बाजार लगा दिया, उस संस्था ने वहाँ पे ईंटों का भट्टा लगा दिया, यानी मैंने मेरा खेत उनको दिया, मेरा खेत उनको दिया, लेकिन उन्होंने खेती तो नहीं की, खेती से जुड़ी हुई कुछ और ही कर रहे हैं। मान लो कि मैंने उनको खेत दिया, उन्होंने वहाँ दंगल, दंगल मूवी देखी ना, उसमें उन्होंने पहलवानों की कुश्ती लड़वा दी, मुझे किराया मिला। तो बात ये समझने की है कि खेत का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होगा तो मिलने वाला किराया कृषि आय माना जाएगा। तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। अब सपोज मैं हर एग्जांपल खुद पे ले रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये एक कंपनी है और उस कंपनी का एक फार्म है, खेत है, और मेरे को उन्होंने मैनेजर बना दिया और मुझे वो 35,000 रुपया महीने का वेतन देते हैं और मुझे 4,20,000 रुपये साल का वेतन मिलता है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेतों को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे उसकी सैलरी मिल रही है। तो ये जो सैलरी मिल रही है इसमें मैं कोई खेती जैसा काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये ठीक है कि खेत कहीं ना कहीं पिक्चर में है, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो वेतन है, इसे वेतन से आए यानी इनकम फ्रॉम सैलरी कहा जाएगा, है ना। तो आपको कभी भी वेतन मिलता है ना, तो वो कंपनी क्या कर रही है, वो संस्था क्या कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी इनकम फिर वो वेतन से इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आपका ये पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आप इसका क्वेश्चन बड़े आराम से उछल उछल के करोगे, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ रहेगा ना तो फिर आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे, फिर आपको बैठेगा नहीं कि हो क्या रहा है। और देखिए, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि 30 क्वेश्चन होते होते आपको क्लियर हो जाए। निम्न में से कौन सी कृषि आय है, कृषि भूमि से प्राप्त किराया। तो ये जब तक कुछ बोलता नहीं है तब तक हम ये मानते हैं कि हमने खेत किराए पे दिया और सामने वाला उस पर खेती कर रहा है, तो ये वाली इनकम एआई है। वैसे एआई ने जीना दुश्वार कर रखा है और मेरे को लग रहा है कि मानव की सभ्यता एआई से चल के एआई पे ही आ गई है, एग्रीकल्चर इनकम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खैर ये एआई है। डेयरी फार्मिंग से इनकम, मैंने गाय भैंसे पाल रखी हैं, उनका दूध निकाल के बेचता हूँ। सर आप क्या क्या करते हो ये इनकम एआई की इनकम नहीं है। अच्छा, मैंने मुर्गी पालन सोचा, 400-500 मुर्गियाँ पकड़ के ले आया, अंडे बेच रहा हूँ, मुर्गियाँ भी बेच देता हूँ, तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये पशुपालन हो सकता है बट ये वो नहीं है। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश किया है, एक कंपनी है वो खेती करती है और उस कंपनी ने मुनाफा कमाया तो हमें डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों इनकमें जो मैंने बाद में पढ़ाई वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो कौन सी है, तो आपकी पहली पहली जो इनकम है रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ये आपकी एआई है ना। एक बात मैं आपको कहूँगा, थोड़ी आपको कम अच्छी लग सकती है, लेकिन आप ये सोचो कि दुनिया में कितने धंधे हैं। अपन कई बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और केवल ये सोचते हैं कि हम इससे ही पैसा कमाएंगे, पर दुनिया में पैसे कमाने के हज़ारों लाखों लेजिटिमेट तरीके हैं। मैं इलीगल तरीकों की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों तरीके हैं। आपके दिमाग में जॉब है ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। आपको खुद नहीं करना तो पहले अर्ली स्टेज पे करो, बाद में आदमी रख लेना।
पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, तो जस्ट ये इसलिए मैं कह दिया। यही काम नहीं है, मैं आप इस सोच तक भी क्यों रहते हो, हज़ारों लाखों काम है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष की महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी। ओके, मैं फिर बता दूं, ये एक आंटी है, आंटी है। इस आंटी के जो 5 हेड होते हैं, वो 5 हेड से इनकम जोड़ी तो ग्रॉस टोटल इनकम आई। ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसमें से डिडक्शन माइनस हुआ, जिनको अपन 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन बोलते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो वो माइनस हुए। इसके बाद टोटल इनकम आई, ठीक है। वैसा टोटल इनकम आने के बाद एक बार के लिए मैटर क्लोज हो जाता है, लेकिन कभी कभी इस टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाता है। एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात सही है कि इस आंटी की इनकम 20,000 रुपये है। एग्रीकल्चर यानी खेती से इस आंटी को 20,000 की इनकम होती है, तो एक शर्त तो इन्होंने पूरी कर दी कि एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाए, लेकिन दूसरी शर्त ये है कि इस आंटी की जो NAI है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आंटी अभी 40 साल की है, 60 साल की होती 60 साल की होती तो मैं 3 लाख बोल देता, 80 साल की होती तो मैं 5 लाख बोल देता। तो इस आंटी के लिए जो BE है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। तो इस आंटी की TI के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो कि 5,000 से ज़्यादा है, मैं उसका समायोजन तभी करूंगा जब इस आंटी की आय 2.5 लाख से ज़्यादा होगी। कि आंटी मत बोलो, बुरा लगता है, तो दीदी बोल दूंगा, इस दीदी की आय को मैं तभी जोड़ूंगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आपके जहन में बैठ जाए पूरा अच्छे से। कर की गणना करने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि कृषि आय 5,000 से ज़्यादा हो, 10,000 से ज़्यादा हो, 50,000 से ज़्यादा हो, कृषि आय 5,000 से ज़्यादा हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। ये पे फटाक से आंसर मत देना, आंसर यहाँ देना कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और ये शब्द TI बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम खुद 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका आंसर डी रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। ये जो मैं स्पेशल कैलकुलेशन बताया ना, कि मैंने बोला पहले 5 हेड होते हैं, फिर GTI होता है, फिर TI होता है, और TI के बाद एग्रीकल्चर इनकम का समायोजन या एडजस्टमेंट किया जाता है। ऐसा केवल इंडिविजुअल के लिए होता है, ऐसा केवल HUF के लिए होता है, और ऐसा केवल AOP एंड BOI के लिए होता है। यानी हमें पता है कि इनकम टैक्स में 7 तरह के लोग होते हैं, तो इन 3 तरह के लोगों के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर इनकम एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा फर्म भी होती है, LLP होता है, कंपनी होता है, लोकल अथॉरिटी होता है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन होता है। उन सब के लिए AI का समायोजन नहीं किया जाता, उनके लिए AI फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। जी हाँ, फर्म के लिए AI फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो इसने बोला टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आप TI को कब जोड़ते हो? इंडिविजुअल के केस में जोड़ते हो, हाँ। फर्म के केस में नहीं, कंपनी के केस में नहीं, सभी के केस में नहीं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि केवल ये व्यक्ति की जगह व्यष्टि, व्यष्टि शब्द होता है, उसमें HUF होने पे, व्यक्तियों का संघ यानी AOP होने में, और व्यक्तियों का निकाय यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होने पे ही ये जो किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये खास तरह की गणित, जिसको हम सिंपली एडजस्टमेंट बोल देते हैं, वो इंडिविजुअल के केस में ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का कितना प्रतिशत भाग कृषि आय होता है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन तो आपको पूछना है तो आपको 3 स्पेशल आइटम याद करनी है। एक तो टी, एक रबर और एक कॉफ़ी, ठीक है। मैं आपको पहले सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। टी के मामले में 40% इनकम बिजनेस इनकम और 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। 40-60 चलता है, ठीक है। यानी अगर मैं चाय से 100 रुपये कमाऊँ
तो 40 रुपये जाएगा बिजनेस इनकम माना जाएगा और 60 रुपये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। रबर के केस में 35-65 होता है। 35% बिजनेस इनकम यानी पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। और कॉफ़ी के अंदर एक तो है 2 क्रियाओं वाली कॉफ़ी और एक है 4 क्रियाओं वाली कॉफ़ी। ठीक है, अगर कॉफ़ी के मामले में आप 2 क्रियाएं करते हो तो आपके बिजनेस इनकम कम मानी जाएगी। आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी 25% और 75% आपकी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। और अगर आप कॉफ़ी के मामले में 4 क्रियाएं करते हो तो आप कुछ ज़्यादा ही बिजनेस कर रहे हो। 4 से निकलता है 40, तो 40% हो जाएगी बिजनेस इनकम और 60% हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप ऐसे याद करोगे जैसे मैंने याद किया हुआ है, आप ऐसे याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा 40-60 से चल के 40-60 में ख़त्म करना है। तो और ये रबर का तो आपको हमेशा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 35-65 इतना ऑड है। और कॉफ़ी का अलग ही है 25-75, है ना। अब मैं इसने क्या कहा वो भी सुनो। भारत में कॉफ़ी उगाकर एवं उसको संसाधित करके, पहली बात है कॉफ़ी की बात कर रहा है और कॉफ़ी में 2 की बात कर रहा है। 2 एक्टिविटी मतलब बिजनेस कम कर रहा है, तो 25% बिजनेस इनकम और 75% एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब इसने ध्यान से सुनना है, कभी तो यहाँ पे पीछे की तरफ कृषि आय लिखेगा, कभी गैर कृषि आय लिखेगा, कभी व्यवसायिक आय लिखेगा, कभी गैर व्यवसायिक आय लिखेगा। तो वो 4 तरह से तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। आपके पास एआई बोला है ना, तो एआई हो जाएगा 75%। देखो मेरा हाथ उस तरफ जा रहा था। 75% इनकम मानी जाएगी, 75% इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ओके, ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, ये परसेंटेज गिवन है, इन परसेंटेज को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाया करेगी, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ डाल दिया करेंगे, अनलॉक कर देंगे तो आपको वैसे ही आराम से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन फिर देखते हैं, भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संसाधित करके, भून करके एवं पीस करके बेचने से आय का कितना प्रतिशत भाग व्यापार से आय होता है? परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रो, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राइंडेड। तो हमने कॉफ़ी बेची है, लेकिन कॉफ़ी बेचने से पहले उसे उगाया है, उसे क्योर किया है, रोस्ट किया है, ग्राइंड किया है, 4 क्रियाएं की है। कुछ ज़्यादा ही बिजनेस कर रहे हो, 4 से निकलता है 40% बीआई, ऑटोमेटिक बचा हुआ 60% एआई हो जाएगा। मुझसे इसने क्या पूछा, उसने बोला बताओ आय का कितना प्रतिशत भाग व्यापार से आय होगा, कितना परसेंट भाग बिजनेस इनकम होगा। 40% होगा, इसका आंसर सी रहेगा। डी ऑप्शन भी था, खतरनाक था, ध्यान रखिएगा। ये पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉफ़ी। अब देखो किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछ सकता है, और खराब की क्या बात है, तैयारी की बात है, एग्जाम है। वो कॉफ़ी पे पूछ ले कौन सी धारा है, तो नियम 7 भी है, उसमें 25% भाग गैर कृषि आय है, 75% भाग कृषि आय है। जब 2 क्रियाएं हो, वो 2 क्रियाएं कौन सी है, उत्पादन एवं निर्माण। और इधर नीचे क्या है, उत्पादन और निर्माण करके भूनना, तपाना, पीसना, खुशबू के लिए कोई चीज़ मिलाएं चाहे नहीं मिलाएं, इस तरह से, है ना। तो मैंने सिंपल बता दिया, मैं पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा, वो पहले ही वीडियो लंबी होने वाली है ये थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 10 MCQ के बराबर है। इससे आपके सत्य असत्य टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित आय कृषि आय है या नहीं। अब आप अपने कॉमन सेंस से सोचना एआई है कि नहीं। ओलावृष्टि से चाय की फसल नष्ट हो गई, बीमा कंपनी से आपको क्षतिपूर्ति की राशि मिली। तो क्वेश्चन आ चुका है, आपकी चाय की फसल थी, वो नष्ट हो गई नेचुरल क्लैमिटी से, और नहीं होती तो मैं उसको बेचता, तो ये डेफिनेटली एआई कहलाएगा। ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। इस तरफ आंसर दे रखे हैं मैं सारे। अच्छा, साफ किए गए जंगल की भूमि पर पुनः उगाए गए वृक्षों की बिक्री से आए जिनके लिए जंगल लगाने के संबंध में परावर्ती क्रियाएं की गई है। अब यूं किया समझो कि कोई जंगल था, उस जंगल को साफ कर दिया गवर्नमेंट ने, आपने जंगल साफ कर दिया, उसके बाद वहां पे आपने पुनः वृक्ष उगाए, खुद से नहीं उगे। अगर खुद से वृक्ष उगे होते, यानी यूं समझो कि जैसे जंगली घास है, पेड़ पौधे अपने आप उग जाएं और आप उनको काट के बेचोगे ना, तो वो कृषि आय में नहीं आएंगे, अगर खुद से उग के आए तो। अगर आपने खुद ने समझो वहां पे वृक्ष उगाए हैं और आपने जंगल लगाने के लिए वहां पे सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज की है, ठीक है, तो ये इनकम एआई में आएगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा अपने किराएदार की कृषि उपज से कमीशन के रूप में प्राप्त राशि। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप आराम से पढ़ना, है ना। मैंने भी समझाने से पहले बहुत समझ के पढ़ा है।
ठीक हो, मान लो मैं हूँ, मेरे पास एक किसान रहता है, एक किराएदार रहता है। वो किराएदार है ना, अपनी 50 बोरी गेहूं लाया और मुझे कहा सर बिकवा दो, मैं आपको 5,000 कमीशन दूंगा। तो मैंने कमीशन का काम किया, इसको आड़तिया बोलते हैं। तो अगर मैंने आड़त का काम किया, 5,000 रुपये कमीशन लेके उसका गेहूं अनाज कुछ जो भी था, सब्जी फल फ्रूट बिकवा दिया, तो इसमें मैं दलाली कर रहा हूँ। ये दलाली की इनकम है, ये एआई नहीं है, ये बीआई है। कुल मिला के एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ना, एआई लिख देता हूँ ताकि अपना एक ही रहे, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसके बाद है, संजीव ने तंबाकू के सूखे पत्तों की बिक्री से 5,000 प्राप्त किए, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। ये कहते हैं कि तंबाकू बेचने से पहले उनको सुखाना पड़ता है। अब मैंने कभी खाई नहीं, तुम्हें पता ज़्यादा होगा। श्रीलंका में कृषि भूमि से आए, ये विदेश से कृषि भूमि है, तो फिर ये एआई नहीं है। मैं आपको बता दूं, विदेशी कृषि भूमि से जो आय होती है वो अदर सोर्स में जाती है। उसके बाद है, गन्ने के उत्पादक द्वारा टेंडर फॉर्म के विक्रय करने से आए। यूँ समझो कि आ, मैं बहुत बड़े पैमाने पे गन्ना उगाता हूँ और फिर मैं गन्ना बेचना चाहता हूँ। तो मैंने लोगों को बोला टेंडर भरो, जो टेंडर भरेगा, मैंने उसको कहा आपको 1,000 रुपये जमा कराना है, फॉर्म आके ले जाओ और अपना टेंडर लगाओ। तो मान लो मैंने 50 फॉर्म बेचे, एक फॉर्म के मैंने 1,000 रुपये चार्ज किए थे, 50 फॉर्म के 50,000 रुपये मुझे मिले। तो यहाँ पे ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, मैं गन्ने का उत्पादक हूँ, लेकिन ये जो 50,000 है ये ऊपर ले आ गए, ऊपर ऊपर के, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। भूमि को बेचने से प्राप्त राशि, भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। मान लीजिए मेरा खेत है, उसको मैंने बेच दिया, तो अगर आपने खेत को बेच दिया, तो अगर कुछ इनकम कमाई है कॉस्ट वॉस्ट हटा के, तो उसे कैपिटल गेन में लिखा जाएगा, एलटीसीजी या एसटीसीजी होगा। कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के साधारण बंधक पर ब्याज से आए। ये पहले पहले क्वेश्चन आया था कि किसी ने मेरे पास जमीन गिरवी रखाई, मैंने उसको लोन दिया, लोन पे ब्याज कमाया, तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर आदि को किराए पे देने से आए। किसी को खेती करनी है, मेरे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मैंने किराए पे दिया, तो ये इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्योंकि आप समझ रहे हो मैं ये बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इंसान तो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि एग्रीकल्चर इनकम है, ताकि वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए, ताकि वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए। इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ही बता रखा है कि ये एआई है और ये एआई नहीं है ना। इसके बाद है, मिस्टर रामू एक किसान को अधिक उपज पैदावार हेतु सरकार द्वारा दी गई इनाम। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है, मिस्टर रामू ने बम्पर पैदावार करी, उनको इनाम मिला। ठीक है, अच्छी बात है, ये इनाम उसके अदर सोर्स की इनकम में जाएगा, और लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये 10 एमसीक्यू मैंने इसके साथ सॉल्व करा दिए। इससे ये भी है कि अगले 5 क्वेश्चनों का रास्ता मेरा खुलेगा। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी इनकम भूमि से संबंधित है परंतु वो कृषि आय नहीं है। तो स्वयं उग आई घास, तो अब आपने तो कुछ नहीं किया, जंगली घास अपने आप ही उग गई और फिर तुमने उसको बेच के कमा लिया, तो वो एआई नहीं है। मछली क्षेत्र, मछली क्षेत्रों की आय, मतलब आप मछली पालते हो, फिर उनको बेचते हो, पकड़ के बेचते हो, मछली पालन करते हो, ये इनकम एआई की इनकम नहीं है। और अगर आपके पास माइन है जहाँ लोग पत्थर कोयला कुछ भी निकालते हैं, उससे रॉयल्टी की इनकम है, तो ये इनकम भूमि से जुड़ी हुई तो है। आप समझो, ये तीनों इनकम कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर वाली बात नहीं है। ये तीनों ही इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, तो पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें इस चैप्टर की और क्लियरिटी और देता जाऊँ। देखें कितना समझ पा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम, बताओ इसमें से कौन सी खेती की इनकम है। इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, आपने पशुधन प्रजनन से आय कमाई, यानी वही पशुपालन से आपने इनकम कमाई। आप भेड़ बकरी पालते हो या कुछ भी पालते होंगे, गाय भैंस, ये इनकम एग्रीकल्चर की इनकम नहीं है। मुर्गी पालन से इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिल्म की शूटिंग के लिए उपयोग की गई भूमि से प्राप्त किराया, आपके पास खेत है, आपके पास यश चोपड़ा आए, उन्होंने कहा कि हमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे की शूटिंग करनी है, शाहरुख खान आपके सरसों के खेत में हाथ फैलाएगा, आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, 4 दिन के लिए आपका खेत किराए पे लेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक मवेशियों के चराई के लिए उपयोग की गई भूमि से प्राप्त किराया, आपने भूमि किराए पे दी है, जिसको भी दी है वो वहाँ पे मवेशी जानवर चराएगा, और वो ऐसे जानवर चराएगा जो खेती में काम आते हैं, तो आपको जो किराया मिलेगा वो एआई माना जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब आपको सारा वो लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मैं बीच बीच में कौन से पॉइंट क्यों पढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वापस आपका याददाश्त भूल तो नहीं गए। द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम इन केस ऑफ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रो एंड क्योर्ड। ग्रो एंड क्योर्ड कितनी एक्टिविटी? दो। कॉफी की बात चल रही है, दो एक्टिविटी है, बिजनेस कम करते हो, दो से निकलता है दो। 25% BI, 75% AI। ठीक है, इसने किस सीक्वेंस में पूछा है? पहले लिखा है कृषि आय, पहले लिखा है कृषि आय और फिर लिखा है व्यावसायिक आय, तो 75-25 आंसर होगा। ऑप्शन में खैर लफड़ा भी नहीं है, 75-25 ये आंसर रहेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा था। पहले लिखा था AI और फिर लिखा है बिजनेस इनकम, तो ये है 75, ये है 25, तो इसका आंसर रहेगा B। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम इन केस ऑफ इनकम ड्राइव्ड बाय द असेसी फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ टी। चाय की पत्तियां आप उगाते हैं और फिर चाय मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। चाय में सिंपल है 40-60। ठीक है, हमेशा याद रखना बिजनेस इनकम 50 से कम ही होती है और 50 से ज़्यादा वाला पार्ट एग्रीकल्चर का होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम परसेंटेज याद रखते हैं 40-60, लेकिन ये याद नहीं किया 40 किसका 60 किसका। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल हिंट दे रहा हूँ कि AI पोर्शन इसमें ज़्यादा होगा, 50% से ज़्यादा वाला पार्ट AI पोर्शन होगा, इसलिए 60% इसमें AI है, 40% इसमें BI है। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है AI और BI का प्रोपोर्शन। पहले AI का, तो 60% पहले बोलना है, 40% पीछे बोलना है। 60% 40%, इसका आंसर C होगा। ठीक है, और ये इसकी रूलिंग है। चाय के उत्पादन और निर्माण से आय पे नियम 8 लागू होता है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमने प्रीवियस ईयर कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, 16वां क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एजेड 61 ईयर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देखो, पहले तो अच्छे समझ लो, ये जो बंदा है जिसकी बात चल रही है उसकी 61 ईयर की एज है। मैं पहले बता देता हूँ, अगर इसकी जो AI है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी जो नॉन AI है वो नॉन AI, चूंकि ये 61 साल का है, 60 से ज़्यादा का है, तो इसकी नॉन AI 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसने बोला कि आपको कब एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर इसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा नहीं है। यस, इस केस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 3 लाख से एक्सीड कर गई तो इस मामले में ज़रूरत पड़ेगी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 3 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वह वाकई में आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यस, इसका आंसर डी होगा। ए या सी वाले मामले में, ए वाला मामला हो जाए या सी वाला मामला हो जाए, इन दोनों मामलों में आपको एग्रीगेशन या कहें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रूरल एग्रीकल्चर लैंड अज्यूमिंग दैट द क्रॉप्स आर बीइंग कल्टिवेटेड ऑन सच लैंड एंड सच लैंड इज सिचुएटेड इन। देखो, कृषि भूमि हम समझते हैं जिसपे खेती होती हो। अब इसमें दो तरह की कृषि भूमि होती है, एक होती है शहरी कृषि भूमि और एक होती है ग्रामीण कृषि भूमि। तो मैं आपको इसको 1 मिनट रोक के पहले मैं आपको एक नियम बता देता हूँ, है ना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब आप यूं समझो, अगर आप एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हो
जहां आबादी बहुत कम है, जहां आबादी बहुत कम है, ठीक है, 10,000 से भी कम आबादी है, बहुत छोटी जगह, 10,000 से भी कम आबादी है, तो वो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। वहां पे अगर जो जमीन होगी तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। अब अगर आबादी वो 10,000 से ज़्यादा है, और 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक है, 10,000 से आबादी ज़्यादा है और 1 लाख तक है, तो ऐसे एरिया के 2 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज में कोई ज़मीन होगी तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, उससे दूर होगी तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। अगर अगर आबादी 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है तो उससे 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाली लैंड एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, उसके बाद है तो रूरल कहलाएगी। और अगर आबादी 10 लाख से ज़्यादा है तो 2 और 6 8 जोड़ दो, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाली लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, उसके बाद सिचुएटेड है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। ये वैसे चैप्टर मेन आपको कैपिटल गेन टॉपिक पढ़ने में काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक नियम होता है कि अगर आप ग्रामीण कृषि भूमि को बेचोगे तो वो जो प्रॉफिट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसके लिए साबित करना पड़ता है कि ग्रामीण कृषि भूमि है या नहीं है। तो आप समझो एक सर्टेन रेंज से अगर आप भूमि दूर होगी ना, है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा ज़मीन दूर होगी ना तो वो ग्रामीण कृषि भूमि हो जाएगी, ये और भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। देखो, एक एरिया है, एक नगर पालिका की स्थानीय सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक क्षेत्र है जिसका पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या 80,000 है। अब आप समझो, ये 80,000 की जनसंख्या है ना, तो ये कहाँ रेंज करती है? 80,000 वाली जनसंख्या जो है वो आपकी रेंज करती है 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में, पहला नियम। तो इसके लिए जमीन 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए थी। यहाँ पे इनकी जमीन क्या है? 3 किलोमीटर के दायरे में है, तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। दूसरे मामले में 1.5 किलोमीटर की दूरी है और आबादी कितनी है? आबादी है 12,000। 12,000 की आबादी का मतलब क्या है? 10,000 से 1 लाख की आबादी हो गई, तो आपकी रेंज कितनी हुई? 2 किलोमीटर। तो ये जमीन के कहाँ है? 1.5 किलोमीटर के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, इसके बाद क्या है? 2 किलोमीटर के भीतर है, आबादी कितनी है? 11 लाख है। 11 लाख की आबादी है, तो इसका मतलब क्या हुई? आपकी जो आबादी है वो 10 लाख से ऊपर निकल गई। तो इसमें आपका 8 किलोमीटर का दायरा होता है। 8 किलोमीटर का दायरा है, ये तो 2 किलोमीटर के अंदर ही है, तो ये आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गई। इसके बाद आपके बाद आबादी 10.5 लाख है। 10.5 लाख है तो मतलब 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर का रेंज हो गया। ये 8 किलोमीटर के अंदर ही है ना, तो ये भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। तो पहले वाले मामले में जो ज़मीन है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज नलिनी है, उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए हैं और उन्होंने चाय पत्ती को उगा के और मैन्युफैक्चर को बेचा है। साथ ही साथ उनकी इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग, इस इनकम को आप याद रख लेना, इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग, हिंदी में इसके लिए वर्ड है नर्सरी में उगाए गए पौधे और अंकुर से आए। मतलब छोटे छोटे पौधे जो नर्सरी में उगा के बेचे जाते हैं, छोटे छोटे गमले या पौधे कह लो, वो अगर आप उगा के बेचोगे ना तो वो इनकम हमेशा एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब इसने पूछा गया मुझसे, इसने पूछा है बताओ, इसने कह रहा है नर्सरी में बेसिक ऑपरेशंस भी नहीं किए थे, बताओ इसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो देखो इसका टी बिजनेस है, टी बिजनेस में मुझे पता है 40-60 चलता है, 40% चलता है बिजनेस इनकम, 60% चलता है एग्रीकल्चर इनकम। तो इसने जो 4 लाख रुपए चाय पत्ती से कमाए हैं, तो उस 4 लाख का 60% होता है 2,40,000, तो 2,40,000 तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। और ये जो उसने पौधे, अंकुर, बीज, इस तरह की चीज़ें बेची हैं, वो 80,000 की इनकम एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाती है हमेशा। नर्सरी से संबंधित आय को कृषि आय माना जाएगा, भले ही बेसिक ऑपरेशन किए जाएं अथवा नहीं, तो नर्सरी में उगाई गई पौध या पौधों से होने वाले आय कृषि आय मानी जाएगी। तो ये दोनों इनकम मिला के हो गई 3,20,000 रुपये। तो 3,20,000 रुपये इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सिंपल, मिक्स, टफ, हर तरह के क्वेश्चन मिक्स करूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये बात हुई है कि नर्सरी वाली इनकम को हमेशा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बेसिक।
श्री प्रेम ने भारत में उसके द्वारा उगाई, संसाधित, भुनी और पीसी। इसने कॉफ़ी को उगाया, उसको प्रोसेस किया, रोस्ट किया, ग्राइंड किया, ऐसी कॉफ़ी को उसने बना के फिर बेचा, 22 लाख रुपए इनकम कमाई। कॉफ़ी है, कॉफ़ी में कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी कर ली, 4 एक्टिविटी कर ली, 4 से निकलता है 40, 40% क्या बिजनेस, 4 एक्टिविटी, 4 से 40, 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। नाउ ही इज आस्किंग मी, बताओ बिजनेस इनकम कितनी होगी? 22 लाख, 22 लाख का 40%, 22 लाख रुपए की टोटल इनकम है, इसमें से 40% की इनकम, 8,80,000 की इनकम को बिजनेस की इनकम माना जाएगा, बाकी की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ठीक है, 8,80,000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स हैज़ एग्रीकल्चर लैंड। मिस्टर एक्स के पास एक खेत है, वो उन्होंने किराए पे दिया है। इस केस में इसकी इनकम कहाँ जाएगी? इन्होंने अपना खेत दिया है, किराए पे दिया है, तो ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सामने वाले को अपने खेत खेती के लिए दिया है। और अब ये कुछ इनकम्स हैं, अगेन ये आपके 22 MCQ हैं, अगर आप बात समझे, मैं जल्दी जल्दी स्पीडली पढ़ूंगा। ये इनकम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर कृषि भूमि के पिछले बकाया किराए पर प्राप्त ब्याज की रकम, मैंने किसी को खेत किराए पे दिया, खेत किराए पे दिया, उसने मुझे किराया देर से दिया, किराया देर से दिया तो मैंने ब्याज लगाया, तो जो किराया मैं ले रहा हूँ वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन जो मैं किराए पे लेट किराए की वजह से जो ब्याज चार्ज कर रहा हूँ वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मुर्गी पालन से इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मछली पालन एआई नहीं है। खान की रॉयल्टी एआई नहीं है। मक्खन पनीर बेच के पैसा आया एआई नहीं है। समुद्री जल से भूमि में पानी भर के उत्पादित नमक से आए, भूमि में तुमने समुद्री जल भरा, नमक पैदा किया, नमक आंदोलन एआई नहीं है। साहूकार या महाजन द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज, जैसे मुझे किसी रख से ब्याज मिला, ब्याज के तौर पे वो 10 बोरी गेहूं रख गया जिसकी कीमत 50,000 होती है, वो एआई नहीं है, वो ब्याज है। कृषि भूमि को जल की पूर्ति करने के मूल्य के बदले में प्राप्त कृषि उपज की बिक्री से आए, मैंने किसी को वाटर सप्लाई किया, वाटर सप्लाई के बदले उसने मुझे पैसा ला के दिया, पैसा लिया, या उसने अपनी फसल बेच के मुझे पैसा दिया, वो एआई नहीं है। इसके बाद है बाजारों, मेलों तथा प्रदर्शनियों से होने वाली आय। मेरी खेत पे सामने वाले ने बाजार लगाया, मेला लगाया, हाट बाजार लगाया, ईंटों का भट्टा लगाया, वो एआई नहीं है। जमीन पे पत्थर की खान से अगर आपको रॉयल्टी मिलती है तो वो एआई नहीं है। अगर आप कृषि फार्म के मैनेजर हैं, मैनेजर के रूप में आपको रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो एआई नहीं है। ईंटें बनाने के लिए उसने भट्टा लगाया, उससे इनकम एआई नहीं है। लाख से जिससे चूड़ियाँ बनती है, लाख की खेती से करने वाली आय एआई नहीं है। अगर आपने मान लो खेती नहीं की, आपने किसी का पूरा खेत खरीद लिया, पूरा खेत खरीद लिया और उसमें अनाज निकाल के बिकवा दिया, तो चूंकि आपने बेसिक ऑपरेशंस नहीं किए तो ये एआई नहीं कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तालाब में सिंगाड़े उगा के आपने पैसा कमाया तो वो एआई से इनकम नहीं है। इसी तरह से कृषि उपज को स्टोर करके भंडार के रूप में प्रयुक्त भूमि से आए एआई नहीं है। कृषि कार्यों में प्रयोग न किए जाने वाले पशुओं के लिए भूमि पर चारा उगाने से आए। देखो, ये ऐसे पशु आपने ऐसे पशुओं को चराने के लिए दिया है जो खेती में काम नहीं आते, तो फिर ये इनकम एआई नहीं होगी। और भूस्वामी को किराएदार की उपज के विक्रय पर प्राप्त कमीशन, मैंने किसी की फसल बिकवा दी, दलाली खाई, तो वो एआई नहीं है। कृषक ने ज़्यादा बम्पर पैदावार की, उसे इनाम मिला, वो एआई नहीं है। अगर कोई कंपनी खेती करके पैसा कमाती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड एआई नहीं है। डेयरी फार्मों को होने वाली इनकम दूध बेच के, वो एआई नहीं है। और ज़मीन की मिट्टी बेचने से आए, वो भी एआई नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सारे अपन ने समझ लिए क्या एआई नहीं है। आगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कृषि करने वाली एक घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश की आय एआई नहीं है। कृषि करने वाले साझेदारी फर्म के लाभ में से एक भागीदार द्वारा प्राप्त हिस्सा बीपी के तहत कर योग्य है, गलत है। क्या लिखा हुआ है? एक फर्म है, वो खेती करती है और उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो हमें पता है फर्म से मिलने वाले लाभ एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके बाद है कृषि करने वाली साझेदारी फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त वेतन और ब्याज व्यवसाय पेशा के तहत कर योग्य है, ये सही है।
मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, वो खेती करती है, वहाँ से हमें जो सैलरी मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा वो पीजीबीपी में जाएगा, ये खास बात है। जनरली अब आप कहेंगे सर जब किसी को सैलरी मिलती है वो तो सैलरी हेड में जाती है, जनरली ये होता है। लेकिन जब पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी में जाती है, इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह वैसे किसी को ब्याज मिलता है तो वो अदर सोर्स में जाता है, लेकिन जब एक पार्टनर को अपनी फर्म से ब्याज मिलता है तो वो पीजीबीपी में जाता है। तो ये वाली जो है बातें ये सही लिखी हुई हैं। तो सी जो है वो सही लिखा हुआ है। इसने क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था ना, हाँ तो सी सही लिखा है। यस। नेक्स्ट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि करने वाली एक विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश कृषि आय है। नहीं, ये बात बार बार बोल रहा है, मैं इसको बार बार मना कर रहा हूँ। कृषि करने वाले साझेदारी फर्म के लाभ में से एक भागीदार द्वारा प्राप्त हिस्सा धारा 10(1)(2) के तहत छूट प्राप्त है, ये सही लिखा हुआ है क्या ना। एक फर्म जो खेती करती है, लाभ कमाती है, लाभ में मेरे को हिस्सा मिलता है, तो वो 10(2)(a) के तहत एग्जेम्प्ट होता है, ये बात सही है। कृषि करने वाली साझेदारी फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त वेतन मत के तहत कर योग्य है, गलत है। प्राइमा फेसी पढ़ने में सही लगता है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी में तो जाएगी, लेकिन मैंने कहा ना पार्टनर को अपनी फर्म से जो वेतन मिलता है वो पीजीबीपी बिजनेस हेड में जाता है, ये गलत लिखा है। तो इसमें से बी वाला सही है, सही पहचानना था ना, तो ये बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? कृषि करने वाली एक विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश धारा 10(34) के तहत छूट प्राप्त है, गलत है ये, है ना। और कृषि करने वाली, ठीक है, ये जो 1034 था एक ज़माने में धारा होती थी, लेकिन ये अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो 1034 का एग्जेम्पशन होता था, अब तो ये भी बंद हो गया। विदेशी कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड पे तो 1034 लगता ही नहीं है, तो ये गलत लिखा है। कृषि करने वाली पार्टनरशिप फर्म के लाभ में से एक भागीदार द्वारा प्राप्त हिस्सा अदर सोर्स में जाएगा, गलत है। पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसने लिखा जो गलत है। कृषि करने वाली साझेदारी फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त वेतन मत के तहत कर योग्य है, पागल हो गया है, ये भी गलत है। तो ये सारे के सारे असत्य हैं, ये सारे के सारे कथन असत्य हैं। डी, अच्छा इसमें ई प्रिंट हो गया है गलती से, है ना, डी है इसका, ठीक है जी, ओके ओके, ये इसका जो आंसर है ये डी आंसर है ना बेटा। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अपन तो पहले पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति रबर उगाने और निर्माण में लगा हुआ है तो व्यवसाय से आय 35% होगी। रबर में 35-65 होता है, हाँ, तो ये सही लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कॉफी उगाने और निर्माण में लगा हुआ है तो व्यवसाय से आय 35% होगी, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दो एक्टिविटी है ना, उगाने और निर्माण दो एक्टिविटी है, तो 25-65 होता है, 25-75 होता है, तो इसने 35 लिखा ना, ये गलत लिखा है। यदि कोई व्यक्ति चाय उगाने और निर्माण में लगा हुआ है तो व्यवसाय से आय 40% होगी, सही है। 40-60 होता है ना, सही है। यदि कोई व्यक्ति कॉफ़ी उगाने और संसाधित करने में लगा हुआ है तो व्यवसाय से आय 25% होगी, हाँ तो ये सही लिखा है, तो ये वाला सही है। इसमें भी दो क्रियाएं हैं ना, तो डी सही है इसमें। और इससे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, जो बी वाला है वो सही नहीं है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पशुपालन या मत्स्य पालन आदि से होने वाली आय को कृषि आय माना जाएगा। अगर आप पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री या मत्स्य पालन यानी फिशरी करेंगे तो वो इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, गलत लिखा हुआ है। नर्सरी में उगाए गए पौधे या बीजों की बिक्री से आय को कृषि आय माना जाएगा, सही लिखा हुआ है। कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त आय को पूंजीगत लाभ के तहत कर योग्य है, सही बात है। अगर आप खेत बेचोगे तो कैपिटल गेन में जाएगा। फिल्म की शूटिंग के लिए कृषि भूमि को किराए पर देने से प्राप्त किराए को कृषि आय नहीं माना जाएगा, ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसमें बी सी डी सही लिखे हुए हैं, तो ए जो है वो सही नहीं है, ठीक है, ए जो है वो सही नहीं है। देखा जाए तो इसमें एक साथ में आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। बस थोड़ा सा और है, वापस ये पुराना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या सही नहीं है? तो अगर यदि किसी व्यक्ति की वेतन से आय 3.5 लाख है और कृषि आय 2 लाख है, तो ये भी ज़्यादा है वो भी ज़्यादा है, तो आंशिक अंकीकरण लागू होता है, ये सही लिखा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति की वेतन से आय 5 लाख है और कृषि आय 50,000 है तो आंशिक अंकीकरण लागू होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की वेतन से आय 2 लाख है, 2 लाख तो बहुत कम है, 2.5 लाख से कम है, और कृषि आय 10 लाख रुपए है तो आंशिक अंकीकरण लागू होता है, नहीं होता, थर्ड केस में लागू नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की वेतन से आय 3 लाख है, अच्छी है, पर कृषि आय 5,000 को क्रॉस नहीं कर रही तो आंशिक अंकीकरण लागू होता है, गलत है। इसमें ना सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हैं। इसने क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन से कथन सही नहीं है? तो सी और डी सही नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा बी, सी और डी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है कि जो आप इतनी देर से सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को स्पेशल तरीके से टैक्सेबल किया जाता है, वो कैसे किया जाता है उसकी आप एक झलक देखिएगा। अगर कोई इंसान है, उसने 4,80,000 रुपये कमाया खेती के अलावा, समझो बिजनेस करके 4,80,000 कमाया, और उसने 40,000 रुपये खेती से कमाया, तो ये 2.5 लाख को क्रॉस कर गया, ये वाला फिगर 5,000 को क्रॉस कर गया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि पहले स्टेप पे सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 480 तो इसकी टीआई है टोटल इनकम, और 40,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ेंगे, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे एग्रीगेट इनकम। 480 में 40,000 जोड़ के 5,20,000 बनेगा। 5,20,000 में क्या होगा? पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पे 5% लगेगा, और उसके बाद 20% टैक्स लगेगा। फर्स्ट 2.5 लाख नो टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख 5% टैक्स, नेक्स्ट 20,000 20% टैक्स, आपका टैक्स बना 16,500। ये आपका पहला स्टेप हो गया। जब ये स्टेप करता है तो इंसान ये सोचता है कि आपने तो एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दिया, और आपने एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के उस पर टैक्स लगा दिया। रुको ज़रा, सब्र करो। इसके बाद आपकी सेकेंड स्टेप पे आपकी जो बेसिक लिमिट है उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाएगा। जैसे आपकी बेसिक लिमिट है 2.5 लाख, और उसमें एआई को जोड़ा जाएगा, यानी एआई को 2 बार जोड़ा जाता है। पहले स्टेप के अंदर उसे टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, और दूसरे स्टेप में उसे एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझो आपकी इनकम हो गई 290 इनकम हो गई। पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, और 40,000 पे 5% टैक्स लगेगा 2,000। फिर उस बच्चे को चुप कराया जाएगा कि देख, हमने तेरे को 16,500 टैक्स मांगा ना, वहाँ तेरे 2,000 माफ़ कर रहे हैं। 16,500 में से 2,000 माफ़ कर दिए, कितने हुए? 14,500 टैक्स। अब आपका 14,500 रुपये टैक्स बना। ठीक है, इसमें आपको एक रिबेट मिलेगी, है ना। रिबेट होती है 87A। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलती है। तो आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी। तो आपका जो टैक्स बनता है उसमें 12,500 माफ़ हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा, और आपका 2080 टैक्स लगेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन में आपको 2,080 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और मैं आपको सच बताऊं, ये टैक्स आपका एग्रीकल्चर इनकम की वजह से ही लगा है। अगर जो इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम ना होती ना, तो ये 480 पे फ्री होके आ जाता बंदा। 480 पे ये बंदा बिल्कुल फ्री होके आ जाता। लेकिन ये एआई में ऐसे करके जोड़ के घटा के ऐसे करके वैसे करके इसको फंसा दिया बेचारे को। तो मैं कह रहा हूँ कि एआई को घुमा फिरा के इनडायरेक्टली टैक्सेबल कर दिया गया है, पर पहली नज़र में प्राइमा फेसी ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहा, होप मैं समझा पा रहा हूँ। कम समझ में आ रहा हो तो दोबारा वीडियो को चला के देख लेना। ठीक है, ये ए आंसर रहा। ए गलत छपा हुआ है इसके अंदर 2080 आंसर है ना, ये बी आंसर है ना बेटा। चलो 2 आंसर गलत हो गए, अभी तक मैं ऐसे ही कर दूंगा ना, जब पीडीएफ डालूंगा ना सही कर दूंगा। बस थोड़े से और है। डैश डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। जो पोल्ट्री फार्म से इनकम है वो एआई नहीं होती, है ना। पोल्ट्री फार्म की जो इनकम होती है वो एआई की इनकम नहीं होती। बी हीविंग, मधुमक्खी पालन की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। और खड़ी फसल को खरीदने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। ये सारी की सारी ही एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है वाले एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर नियम 1962 के नियम 7A के अनुसार सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स या सेनेक्स या लेटेक्स आधारित कॉप्स की खेती, विनिर्माण और बिक्री से प्राप्त आय को निम्नलिखित अनुपात में कृषि और गैर कृषि आय के रूप में लिया जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या है। मेरे को पता लगा कि यार ये रबर है ना, ये रबर और ये वाला जो सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स बोल रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें लेटेक्स से बनती हैं। तो कुल मिला के इसके ऊपर रबर वाले नियम है। रबर में क्या नियम है? 35% बिजनेस इनकम, 65% एग्रीकल्चर इनकम। एआई का पोर्शन हमेशा 50% से ज़्यादा होगा, भूल मत जाना। इससे पहले क्या लिखा है? कृषि, तो ये है कृषि। 65 इधर आएगा और गैर कृषि पीछे आएगा। 65-35, तो इसका सी आंसर होगा। और ये याद रखना, रबर की जगह, रबर अंग्रेजी वर्ड ही है, आप ये मत सोचना रबर को ये लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स तो कोई नेचुरल पदार्थ है, उससे सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स या सेनेक्स या रबर या लेटेक्स आधारित कॉप्स ये बोले तो 65% एग्रीकल्चर इनकम, 35% बिजनेस इनकम माना जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, बहुत देर से आपने मुझे झेला, कहता है, ये बिल्कुल अनोखा क्वेश्चन था ये भी।
भारत में चाय उगाने और विनिर्माण के व्यवसाय में लगे श्री रमेश को जंगल की आग से नष्ट हुई चाय की झाड़ियों के प्रतिस्थापन के लिए टी बोर्ड से 2 लाख रुपए मिले। श्री रमेश को टी बोर्ड से प्राप्त राशि का क्या होगा? ये राशि सरप्राइजिंगली फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि जितना गहरे जाते हैं उतना नीचे मोती मिलता है। अब जैसे मैं नहीं पढ़ के गया तो वहाँ पे मेरे को लगा कि है ना, टी टी में तो सर ने बताया था 40-60 होता है, लेकिन ये स्पेशल है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में चाय उगाने और विनिर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था, जंगल में आग लगी, चाय की जो झाड़ियाँ थी वो नष्ट हो गई, उनको उसको रिप्लेस करने के लिए आपको टी बोर्ड से 2 लाख रुपए मिले, तो ये एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्पशन का बाकायदा सेक्शन है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको थोड़ा सा। कहता है ये जो 2 लाख रुपए मिले, इसकी स्पेशल सेक्शन है 1030। 1030 के तहत ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है। धारा 10 जो है वो कर मुक्त आएगी, उसमें 1030 पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, यह राशि कर के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि टी बोर्ड का सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा रहेगा। मैं मान कर चल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम का ये वीडियो अगर आपने ढंग से देख लिया, थोड़ी मेरी स्पीड ऊपर नीचे हो गई थी, ढंग से समझ लिया, तो आपका कोई क्वेश्चन एआई में नहीं अटकेगा। चलिए बाय। तैयारी कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदे में ही रहोगे।